नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी में। मैं हूं प्रीति सिंह। करीब 1 घंटे बाद सुबह 11 बजे से संसद भवन के ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ ही संसद के बजट सत्र की शुरुआत होगी। और इससे पहले हम हाजिर हैं संसद में आज होने वाले कामकाज का पूरा ब्यौरा लेकर हमारे खास कार्यक्रम संसद में आज के साथ। हम आपको राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रपति के काफिले की सीधी तस्वीरें भी दिखाएंगे। साथ ही संसद टीवी पर राष्ट्रपति के अभिभाषण का केंद्रीय कक्ष से सीधा प्रसारण भी आप देख सकेंगे। हम ये भी बताएंगे कि किन मायनों में ये सत्र खास रहने वाला है। संसद के एजेंडे से जुड़ा हर अपडेट देने के लिए संसद भवन परिसर में मौजूद है हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन और कृति मिश्रा। वहीं स्टूडियो में भी हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है। उत्तर प्रदेश के मेरठ से बीजेपी के लोकसभा सांसद राजेंद्र अग्रवाल हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं और महाराष्ट्र से एनसीपी की राज्यसभा सांसद डॉक्टर फौजिया खान भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह भी हमारे साथ संसद में आज में जुड़ रहे हैं। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। तो संसद में आज के एजेंडे पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। संसद का बजट सत्र आज से दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से होगी सत्र की शुरुआत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को पेश करेंगी आम बजट। राष्ट्रपति का अभिभाषण खत्म होने के आधे घंटे बाद शुरू होगी लोकसभा की कार्यवाही। दोपहर 2:30 बजे शुरू होगी राज्यसभा की बैठक। दोनों सदनों में रखी जाएगी राष्ट्रपति के अभिभाषण की कॉपी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 करेंगी पेश। अर्थव्यवस्था से जुड़ी हर गतिविधि का होगा लेखा जोखा। विकास दर और राजकोषीय मजबूती के लिए उठाए गए कदमों का भी होगा जिक्र। तो बात करेंगे पूरे बजट सत्र की, जानेंगे किन मायनों में ये सत्र रहेगा खास। साथ ही संसद के आज के एजेंडे पर हम विस्तार से डालेंगे नजर और अपने मेहमानों से भी इस पर करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले रिकैप के जरिए एक नजर डालते हैं और देखते हैं कि संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान जो कामकाज हुआ वो कैसा रहा। शीतकालीन सत्र के दौरान जहां विनियोग विधेयक समेत 11 महत्वपूर्ण विधेयकों को संसद की मंजूरी मिली, वहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष के टकराव का असर यह हुआ कि दोनों सदनों के कामकाज की उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी सामान्य से काफी कम रही। लोकसभा की प्रोडक्टिविटी की बात करें तो लोकसभा की कार्य उत्पादकता 82%, जबकि राज्यसभा की उत्पादकता महज 48% रही। हालांकि गतिरोध के बावजूद सत्र के दौरान 13 विधेयक संसद में पेश किए गए। इनमें 12 लोकसभा में और 1 राज्यसभा में पेश किया गया। हालांकि बीते बजट सत्र के दौरान लोकसभा की उत्पादकता लगभग 114% और राज्यसभा की उत्पादकता 90% रही थी। ऐसे में आज से शुरू हो रहे बजट सत्र में भी बेहतर कामकाज की उम्मीदें की जानी चाहिए। संसद का बजट सत्र अगर इसकी बात करें तो यह सबसे लंबा और वित्तीय कामकाज के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी। इसके बाद दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण की प्रति रखी जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 पेश करेंगी। 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2022-23 का आम बजट पेश किया जाएगा। 8 अप्रैल तक चलने वाले बजट सत्र का पहला भाग 11 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा भाग 14 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र के 2 भागों के बीच की अवधि के दौरान विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के अनुदानों की मांगों पर संबंधित स्थायी समितियां विचार करेंगी। वहीं कोरोना के मद्देनजर संसद के बजट सत्र के दौरान खास व्यवस्था की गई है। पहले चरण के दौरान लोकसभा और राज्यसभा की बैठकें दिन में अलग अलग समय पर होंगी ताकि कोविड प्रोटोकॉल, कोविड दिशा निर्देश इनका पालन हो सके। आज और 1 फरवरी को छोड़कर 2 फरवरी से राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगी, जबकि लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक होगी। आज राष्ट्रपति का अभिभाषण खत्म होने के आधे घंटे बाद लोकसभा की कार्यवाही शुरू होगी।
जबकि राज्यसभा की बैठक आज दोपहर 2:30 बजे से होगी। वहीं 1 फरवरी को लोकसभा में आम बजट पेश किए जाने के 1 घंटे बाद राज्यसभा की बैठक शुरू होगी। और देश भर की निगाहें आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर टिकी हुई हैं। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक में अब से कुछ देर बाद सुबह 11 बजे राष्ट्रपति का अभिभाषण शुरू होगा। संविधान के अनुच्छेद 87 के मुताबिक साल के पहले सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होती है। दरअसल राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की झलक होता है। इसमें इस बात के भी संकेत मिलते हैं कि आने वाले दिनों में सरकार का सामाजिक आर्थिक एजेंडा क्या होगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण से आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के साथ विदेश नीति पर सरकार के रुख को जानने में भी मदद मिलेगी। साथ ही बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर भी नीतियां साफ होंगी। और इस समय में सीधे अपने सहयोगी हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन का रुख करेंगे, जो कि संसद भवन परिसर से हमारे साथ जुड़े हैं और खासतौर से लोकसभा की कार्यवाही को लेकर ज्यादा जानकारी, ज्यादा अपडेट वो हम तक पहुंचाएंगे। अखिलेश, बजट सत्र की आज से शुरुआत और हम समझ रहे हैं कि कोविड प्रोटोकॉल के साथ तमाम व्यवस्थाएं और तैयारियां काफी बारीकियों पर ध्यान रखते हुए सत्र की शुरुआत हो रही है। तो पहले हम चाहेंगे आप तैयारियों को लेकर हमें बताएं, कैसी तैयारियां हैं? देखिए, बजट सत्र की तैयारी तकरीबन 15 दिन पहले शुरू हो गई थी, जब स्पीकर ओम बिरला ने न सिर्फ लोकसभा का बल्कि पूरे संसद परिसर का दौरा किया था और संसद परिसर में घूम घूम कर उन्होंने देखा था और आवश्यक हिदायतें दी थी ताकि जब बजट सत्र शुरू हो तो उस समय सांसद तो आते ही हैं, अधिकारी भी आते हैं, सारे कर्मचारी रहते हैं, तो किसी भी तरीके से कोई कोरोना की चपेट में आने की संभावना नहीं रहे, इसके लिए पूरी तैयारी की गई थी। लेकिन जैसा कि आप जानती हैं कि जब इस तरह का वातावरण होता है तो इसमें एक भय भी होता है और दूसरा एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना भी ज़रूरी होता है। तो इस सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए जो राज्यसभा और लोकसभा दोनों के अंदर जो सांसदों की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था है, वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में की गई है। कहने का मतलब यह है कि अगर लोकसभा की कार्रवाई जिस समय चल रही है उस समय लोकसभा के सांसद जो लोकसभा का मेन चैम्बर है उसमें भी बैठेंगे और लोकसभा की जो गैलरी है, गैलरी का मतलब जिसमें कि अतिथि बैठते हैं या जिसमें कि विजिटर आते हैं उसमें भी बैठेंगे। इसके अलावा राज्यसभा के चैम्बर में भी बैठेंगे। उसी तरह जब राज्यसभा की कार्रवाई चलेगी तो राज्यसभा के चैम्बर में राज्यसभा के सांसद बैठेंगे। उसके अलावा कुछ लोग वहाँ की जो गैलरीज है उसमें बैठेंगे। उसके अलावा वो लोकसभा के जो मेन चैम्बर है उसमें भी बैठेंगे। तो उसकी एक झलक मैं बता रहा हूँ कि अगर लोकसभा की कार्रवाई जिस समय चल रही होगी उस समय लोकसभा का जो मेन चैम्बर है उसमें 282 सांसद बैठेंगे लोकसभा के मेन चैम्बर में। उसके बाद 148 सांसद बैठेंगे लोकसभा की जो गैलरियां बनी होती है उन गैलरियों में। उसमें संवाददाताओं की गैलरी शामिल नहीं है, वो खाली रहेगी संवाददाताओं के बैठने के लिए। उसके बाद राज्यसभा का जो मेन चैम्बर है उसमें 60 सांसद बैठेंगे लोकसभा के और राज्यसभा की जो गैलरी है उसमें 51 सांसद बैठेंगे। तो आप समझ सकती हैं कि पूरी तरह यह व्यवस्था की गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो और उसके अलावा सभी जगह से सभी सांसद चाहे जहां भी बैठे हों वहां से वो बोल सके, वहां से पूरी कार्रवाई पे वो नजर रख सके और अगर उन्हें कोई हस्तक्षेप करना है तो वो हस्तक्षेप करने का भी अनुरोध कर सके। ऐसी पूरी व्यवस्था की गई है। और जैसा कि इसका पूरा जो कह सकते हैं कि जब कोरोना पीरियड जब शुरू हुआ था उस समय ही इस बात की पूरी तस्दीक कर दी गई थी और धीरे धीरे अब पूरी तरह पता चल गया कि किस तरह से दोनों चैम्बर में बैठते हुए लोग भी काफी सुविधाजनक ढंग से राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाइयों में भाग ले सकते हैं। तो यह व्यवस्था बहुत ही पुख्ता तौर पे की गई है प्रीति, और इसमें इस बात का पूरी तरह से ख्याल रखा गया है कि चाहे वो मंत्री हो चाहे वो पीठासीन अधिकारी हो वो सारे सुरक्षित रहें। और जिस तरह से आप जानते हैं कि लोकसभा में एक पूरी तरह से जो कोविड प्रोटोकॉल है, कोविड दिशा निर्देश है, उनका हर बारीकी से ख्याल रखा गया है। और जैसे डिटेल आपने दी किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ये जो सत्र है वो आगे बढ़ेगा, उसके बारे में आपने जानकारी दी। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ राजेंद्र अग्रवाल और फौजिया खान, दो खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी, आपसे शुरुआत करूंगी क्योंकि आप सत्ता पक्ष की तरफ से हैं, सांसद हैं। फिलहाल जो बजट सत्र है मैं समझना चाहूंगी किस तरह की प्राथमिकताएं रहेंगी सरकार की तरफ से, किस तरह की तैयारियां इस सत्र को लेकर? देखिए, 2014 से जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकारें बनी हैं तब से एक उन्होंने अर्थव्यवस्था के लक्ष्य रखे हैं। जैसे $5 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी हो,
क्योंकि संसाधन होंगे, रेवेन्यू होगा, तब सब प्रकार के विकास कामों की को गति मिलती है, इत्यादि इत्यादि। और आप ये देखेंगे कि तब से लेकर के जितने भी बजट प्रस्तुत किए गए हैं, चाहे वो 16वीं लोकसभा में हो, चाहे वो 17वीं लोकसभा में हो, या अनुपूरक बजट भी प्रस्तुत यदि किए गए हैं, तो उसमें एक दिशा का इसका पालन किया गया है कि रोजगार का सृजन हो निरंतर, गरीबों को उसमें सुविधाएं मिल जाएं, जो बचत है उसको बढ़ावा मिले, एमएसएमई सेक्टर है, कृषि का सेक्टर है, इसको जो है प्रोत्साहन प्राप्त हो जाए। आप देखिए ये दिशा जो है बराबर सरकार ने ली हुई है। और मैं समझता हूँ कि बीच का जो कोविड का काल था वो बड़ा चैलेंजिंग काल था, अभी भी चल ही रहा है वो, उसके कारण से इकोनॉमी स्ट्रेस में भी। और मैं कह सकता हूँ कि दबाव के अंदर भी हमारी वित्त मंत्री महोदया ने बहुत प्रभावशाली ढंग से मैनेजमेंट किया है। हालांकि अपना विपक्ष की कुछ बातें रहेंगी, वो कहेंगे, वो हमेशा स्वागत योग्य हैं, परंतु कुल मिलाकर के पिछले 12-13 साल का जो रिकॉर्ड है, जिस कंसिस्टेंसी के साथ निरंतर अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित किया गया है, वही दिशा इस बार भी रहेगी। और मुझको लगता है कि इन्हीं जो लक्ष्यों को लेकर के बजट प्रस्तुत किया जाएगा और उसका इस रूप में बहुत अधिक महत्वपूर्ण ये बजट भी होगा। एक बात मैं ये भी कह सकता हूँ कि जैसे अमृत महोत्सव चल रहा है, उसकी दृष्टि से भी कुछ नए हमारे कुछ लक्ष्य है। हाँ। जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भाई हम जो है जब देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे करेंगे तो हमारे कुछ जो सामान्य मानव को सुविधा पहुंचाने वाली जो बातें हैं, उसका स्तर है, हाँ। उसको लक्ष्य को, उन लक्ष्यों को ध्यान में रख करके काम करेंगे। उस प्रकार की भी बातें इस बजट के अंदर हो सकती है। बिल्कुल। डॉक्टर फौजिया खान, आपकी पार्टी को लेकर और अगर विपक्ष को भी एक तरह से समझा जाए, सत्र को लेकर क्या रणनीति रहने वाली है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं और आपकी नजर में सत्र किन मायनों में फिलहाल अहम रह सकता है? ये सत्र बिल्कुल बहुत अहमियत रखता है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जो हम देख रहे हैं कि 2017 से लगातार हमारी इकोनॉमी जो है वो डिक्लाइन पर है। बीच में पैंडेमिक भी आया है, उसका भी असर हुआ है। और अगर हम ग्लोबल इक्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो 10 दिसंबर 2021 को ये रिपोर्ट सबमिट की गई थी, जिसमें ये कहा गया है कि हमारा देश बहुत ही गरीब और बहुत ही इनइक्वल ऐसा देश है और यहाँ हमारी जो एलीट है वो बहुत एफ्लुएंट है। तो ये जो हमारी प्रतिमा है, ये जो रिपोर्ट है, इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि कहा गया है इस रिपोर्ट में कि 57% हमारी जो नेशनल इनकम है वो सिर्फ 10% लोगों को ही जाती है और जो बॉटम के 50% लोग हैं उनके अंदर सिर्फ 13% इनकम ये पहुंचती है। तो ये गैप बहुत बड़ा है और इस बड़े गैप को हल करना सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती है और इस पर ही लक्ष्य देने की आवश्यकता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि देखिए आज ग्लोबल लेवल पर डीजल, जो क्रूड ऑयल है, इनकी कीमतें बढ़ रही हैं। अब जब ये कीमतें बढ़ रही हैं तो डेफिनेटली इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे एसेंशियल कमोडिटीज़ के प्राइस पे होगा ही। अगर इसको हमको नियंत्रण में रखना है तो सरकार को अब फिस्कल डिफिजिट के बारे में ना सोचते हुए ज़्यादा स्पेंडिंग बढ़ानी होगी, एलपीजी केरोसिन पे ज़्यादा सब्सिडी देनी होगी और पेट्रोल और डीजल पर का टैक्सेशन कम करना होगा। इस तरह से अगर सरकार चलती है और सरकार अपने टैक्सेशन पॉलिसीज़ में भी कुछ रद्दोबदल करती है, क्योंकि आज जो बड़े बिग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, उन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को जो उनके प्रॉफिट पे, उनके कैपिटल गेन्स पे टैक्स होना चाहिए, उतना एडिक्वेटली वो टैक्स्ड नहीं है, बल्कि टैक्सेशन गरीब जनता पर ज़्यादा भार पड़ रहा है। ऐसा सामान्य इंसान का आज सोच है हमारे देश में। तो इस बारे में सरकार को ध्यान देना होगा। मनरेगा और जनधन स्कीम जो है, जो एक सेवियर साबित हुई है पैंडेमिक में हमारे कैजुअल लेबर फोर्स के लिए, उस पर ध्यान देना होगा। उसका जो है बजटरी प्रोविजन बढ़ाना होगा, उस पर जो है बहुत कुछ निर्भर है। और ये जो इनइक्वालिटी गैप है, इसको कम करने के लिए एमएसएमईज पर ध्यान देना होगा सरकार को, क्योंकि हम बिग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की तो हमारा एक पॉलिसी चल रही है, लेकिन वियतनामी पॉलिसी जो है, वियतनाम जैसे देश में
जहां छोटे छोटे यूनिट्स, जी। बहुत माइक्रो यूनिट्स जो फीजिबल हो सकते हैं हमारे एक किसान के लिए, एक आम इंसान के लिए, छोटे से इन्वेस्टमेंट में एक छोटा सा यूनिट वो डाल सके और वो फीजिबल हो उसके लिए, तो इस धोरण को सरकार को अपनाने की ज़रूरत है। बहुत बड़े स्केल पर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि ये एमएसएमईज, ये स्टार्टअप्स हमारे बैकबोन हैं। ठीक है। तो स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करना होगा और बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसके आगे हम बात कर सकते हैं। हाँ। इस पर सरकार का लक्ष्य होना बहुत जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल। प्रदीप सिंह वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, आपने दोनों मेहमानों को भी सुना और सत्र की शुरुआत हो रही है क्योंकि पिछले जो सत्र रहा और उससे पहले का जो सत्र रहा उत्पादकता को लेकर अच्छे संकेत देकर नहीं गया। बजट सत्र की अगर हम बात करें, जैसे हमने पिछले बजट सत्र की बात करी, उसमें 114% लोकसभा में और 90% राज्यसभा में काम हुआ। कुल मिलाकर प्रोडक्टिविटी के लिहाज से, बजट के हिसाब से और पूरे सत्र के लिहाज से आप कितना अहम ये सत्र मान रहे हैं और किस तरह की उम्मीदें? देखिए प्रीति जी, वैसे तो संसद का हर सत्र महत्वपूर्ण होता है, लेकिन बजट सत्र की खास विशेषता होती है। पूरे साल का जो है सरकार अपना लेखा जोखा प्रस्तुत करती है, एक साल का रोड मैप बताती है कि आगे क्या करने वाली, नई योजनाओं की कई घोषणा होती है, पुरानी योजनाओं के मद में पैसा बढ़ाना है घटाना है, इसकी चिंता होती है। अभी जो बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, ये पैंडेमिक के दौरान मुझे मेरा ख्याल है दूसरा बजट होने जा रहा है। तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था इस संकट से जूझ रही है। निश्चित रूप से जो है भारतीय अर्थव्यवस्था इस पैंडेमिक से निकलने में बहुत कायदे से, बहुत अच्छी तरह से कामयाबी की ओर बढ़ रही है। ये दुनिया भर की संस्थाएं मान रही हैं। अभी IMF की जो रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक जो है भारत इस साल जो है 9%, उसके अगले साल भी 9% और उसके बाद तीसरे साल 7% की दर से उसकी विकास दर रहेगी। तो इसका मतलब है कि हम पैंडेमिक के कारण, और ये डॉक्टर फौजिया की बात सही है कि पैंडेमिक से पहले भी हमारी अर्थव्यवस्था स्लो डाउन में थी, तो उससे हम तेजी से निकलते हुए दिखाई देंगे आने वाले समय। दूसरी बात, मैं डॉक्टर फौजिया ने जो बातें कही, मैं ज्यादातर बातों से उनकी सहमत हूँ, सिर्फ एक बात की, वो है फिस्कल डेफिसिट को। देखिए, जब ये पैंडेमिक शुरू हुआ था, कोरोना शुरू हुआ था, तब दुनिया भर में बहुत से आर्थिक विशेषज्ञों की ये मांग थी कि सरकारों को फिस्कल डेफिसिट की चिंता भूल जानी चाहिए, खूब खर्च करना चाहिए, लोगों को पैसा देना चाहिए। अमेरिका जैसे विकसित देशों ने ये किया भी, और नतीजा ये है कि आज वहां महंगाई कई दशकों की तुलना में बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। हमने रिस्ट्रेंट दिखाया, हमने खर्च किया, लेकिन अपने फिस्कल डेफिसिट के टारगेट को ऐसा नहीं किया कि हमारे हाथ से निकल जाए। ठीक है। तो उसका नतीजा ये है कि महंगाई तो बढ़ी है हमारे देश में भी, लेकिन वो काबू में है। वो आगे आने वाले समय में उस पर नियंत्रण किया जा सकता है इस रेंज में। बिल्कुल। तो इसलिए और तो ये देखना होगा इन पहलू पर किस तरह से फिस्कल सरकार आगे बढ़ती है और बजट में और इस सत्र में किस तरह की जो घोषणाएं हैं, स्टेटमेंट है, नीतियां हैं, वो सामने आती हैं। फिलहाल आप बने रहिए प्रदीप जी हमारे साथ। इस बीच हम बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 पेश करेंगी। आर्थिक सर्वे से यह पता चलता है कि पिछले वित्त वर्ष में देश की आर्थिक स्थिति कैसी रही है। भविष्य की आर्थिक नीतियों का खाका तैयार करने में यह सर्वे कारगर साबित होता है। इसमें अर्थव्यवस्था से जुड़ी हर गतिविधि का लेखा जोखा पेश किया जाएगा। इसमें विकास दर की तस्वीर पेश करते हुए राजकोषीय मजबूती के लिए उठाए गए कदमों का भी उल्लेख होगा। उद्योग जगत के आंकड़ों के साथ विदेशी कारकों का अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर का भी इसमें जिक्र होगा। सर्वे में सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं की स्थिति, कृषि में विकास की रफ्तार और सेवा क्षेत्र की रूपरेखा भी देखने को मिलेगी। साथ ही इसमें विदेशी मुद्रा भंडार के आंकड़े भी शामिल होंगे। और इस समय हम एक बार फिर रुक करेंगे। संसद भवन परिसर में मौजूद है मेरी सहयोगी कृति मिश्रा, जो कि राज्यसभा से जुड़ा ज्यादा अपडेट हम तक पहुंचाएंगी। कृति, राज्यसभा को लेकर बताइए क्या अपडेट है, किस तरह की तैयारियां, और आज खासतौर से आर्थिक सर्वेक्षण पर भी नजर रहनी है, राष्ट्रपति का अभिभाषण भी होना है। देश की आर्थिक स्थिति कैसी रही है, इसका लेखा जोखा आज हमारे सामने होगा। जी हाँ प्रीति, देखिए अगर बजट सत्र की बात की जाए तो कल दोनों ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के बीच में मीटिंग हुई है
और इस बात पर चर्चा हुई है कि किस तरह से ये सेशन जो है वो प्रोडक्टिव बनाया जाए। अगर हम इस बजट सत्र की बात करें तो देखिए टोटल 29 दिन हैं, जिसमें से पहले पार्ट में 10 हैं और दूसरे पार्ट में 19 दिन हैं। और अगर हम राज्यसभा की बात करें तो स्टैगर्ड टाइमिंग की वजह से 5 घंटे अवेलेबल हैं, जिसमें से 135 घंटे होंगे, जिसमें आधा घंटा 0 आवर होगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 13 घंटे 0 आवर, 27 घंटे क्वेश्चन आवर, 15 घंटे प्राइवेट मेंबर बिल और 79 घंटे जो गवर्नमेंट बिजनेस है उसके लिए अवेलेबल रहेंगे। वहीं अगर हम कोविड प्रोटोकॉल की बात करें तो देखिए ये सख्त मैसेज दिया गया है दोनों ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की तरफ से कि जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन हो। तो दोनों ही सेक्रेटरी जनरल ने ये इंश्योर किया है कि पूरा पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स सैनिटाइज किया जाएगा। इसके अलावा आरटीपीसीआर, एंटीजन, सभी तरह की जो बूस्टर डोज हैं या कोविड वैक्सीन है उसका भी प्रोविजन पार्लियामेंट में किया गया है। और अगर हम बैठने की बात करें तो देखिए स्टैगर्ड सिटिंग, स्टैगर्ड टाइमिंग की वजह से अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा चेंबर में तकरीबन 60 सिटिंग अरेंजमेंट है। इसके अलावा अगर हम राज्यसभा की गैलरीज की बात करें तो उसमें 51, और अगर हम लोकसभा चेंबर की बात करें तो राज्यसभा जब सत्र चलता रहेगा तो उसमें 129, क्योंकि 8 वैकेंसी अभी राज्यसभा में बाकी है। और अगर हम आज के एजेंडे की बात करें तो जैसा कि आपने कहा प्रेसिडेंट्स एड्रेस, देखिए आर्टिकल 87 में प्रावधान है प्रेसिडेंट एड्रेस का और ज्वाइंट सिटिंग का आर्टिकल 108 में है। प्रेसिडेंट्स एड्रेस में जो सरकार की प्रायोरिटी है उसको आउटलाइन किया जाता है। इसके अलावा जैसा कि आपने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। किस तरह से इकोनॉमिक फंडामेंटल्स है देश के, किस तरह से मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, तो उसकी एक बहुत ही साफ तस्वीर मिलती है। अगर हम देखिए प्रोडक्टिविटी की बात करें और राज्यसभा की बात करें तो पिछले सत्र में प्रोडक्टिविटी काफी कम थी, जो कि महज 48% थी। लेकिन अगर हम पिछले बजट सत्र की बात करें तो जो प्रोडक्टिविटी थी वो 90% से ज्यादा थी। तो इस बार देखना है कि किस तरह का रहेगा बजट सेशन। प्रीति। बिल्कुल प्रीति, फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राजेंद्र जी, अगर हम आज के एजेंडे को देखें तो जाहिर तौर पर बजट से अलग जो आज का दिन है वो अपने आप में पहला दिन काफी अहम होता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण, साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण, कहीं ना कहीं हम देखें तो ये जो संसदीय प्रक्रिया है उसका एक अहम हिस्सा है। तो किस तरह की तस्वीर हमारे सामने आ सकती है, क्या उम्मीद है? अब आपने भी जिक्र किया, सब लोग जानते भी हैं, राष्ट्रपति जी का अभिभाषण ये नीति वक्तव्य होता है। तो इसमें एक समीक्षा भी होती है पिछले वर्ष की या पिछले वर्षों की, और आगे के रोड मैप के ऊपर किस दिशा में किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे इसका भी उल्लेख होता है। और इसी नीति वक्तव्य के आधार पर आप ये कह सकते हैं कि सरकार क्रमशः आगे बढ़ती है। और कल का बजट जो प्रस्तुत होगा ये ध्यान में आएगा कि इस नीति वक्तव्य को कि उसमें झलक उसके अंदर रहेगी। तो ये सत्र वास्तव में जो पहला सत्र है वर्ष का, ये हमेशा ही ऐतिहासिक दृष्टि से भी और परिणाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सत्र अच्छा चलेगा, प्रोडक्टिविटी इसकी बेहतर होगी, जैसा पिछले बजट सत्र की प्रोडक्टिविटी अच्छी थी। और सब लोगों के ध्यान में बात आती है कि संसद के अंदर हम संवाद करें, खूब चर्चाएं करें, आलोचनाएं करें, सरकार की खिंचाई करें जहां भी संभव है। लेकिन कुल मिलाकर के सत्र चले तो मुझे ये भी विश्वास है कि इस सत्र के अंदर अच्छे ढंग से काम होगा। वैसे भी समय कम है, जो उपलब्ध समय है कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से, उस समय का पूरा उपयोग हो और हम जो जनता की आकांक्षा है उसके अनुरूप इस सत्र को प्रोडक्टिव बनाए। मुझे ये भी पूरी आशा है और मुझे पूरा भरोसा है। बिल्कुल। डॉक्टर फौजिया खान, जैसे हम सब जान रहे हैं कि क्योंकि कोविड के दौर के बीच ये सत्र हो रहा है, समय अपने आप में काफ़ी कम है, जैसा भी राजेंद्र जी ने भी कहा, ये समय ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव हो। आज राष्ट्रपति का अभिभाषण है, आर्थिक सर्वेक्षण है, उसके बाद हम देखेंगे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव होगा उसमें भी तमाम दल चर्चा में हिस्सा लेंगे। तो कुल मिलाकर इसे आप कितना अहम मान रही हैं, और एक एक दल की एक एक सांसद का जो सहयोग है इस समय संसद को की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, वो कितना अहम होगा? संसद की उपयोगिता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर घड़ी हर लम्हा इसमें चर्चा हो, बात हो, जनता की आवाज़ पहुँचे, ये बहुत ज़रूरी है। और इसमें सहयोग जो विपक्ष का है उतना ही सहयोग सरकार का भी अपेक्षित होता है, क्योंकि अगर सरकार जनता की आवाज़ ठीक तरह से पहुंचने दे तो सत्र अच्छे से चलता है। हमारी अपेक्षा ये है कि आज़ादी का महोत्सव है, 75वां वर्ष है, इस वर्ष में कम से कम हम जनता के लिए कुछ ऐसे पॉलिसीज़ लाएं कि जिसमें हमारी जनता, जिसका आज जीवन स्तर नीचे आ गया है, उसको उठाने में कुछ कामयाबी हो। हम हेल्थ सेक्टर पर बात करना चाहते हैं,
शिक्षण पर बात करना चाहते हैं, जिसमें जो है आज बहुत ही इसका एलोकेशन कम हो गया है। 2012-13 में 4.76% जो है शिक्षण पर खर्च किया गया था उसके यूनियन बजट में उस वक्त, और आज इस वर्ष, पिछला वर्ष जो गया 21-22, उसमें 1.76 तक हमने नीचे ला लिया है इस एक्सपेंडिचर को। नई पॉलिसी हमने अनाउंस की है सरकार की तरफ से, इसमें 6% खर्च करेंगे ऐसा वादा किया गया है। वो कब होगा? इस सत्र में, बजट सेशन में हमको वो देखने को मिलेगा, ऐसा अपेक्षा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसमें एक पार्लियामेंट्री रिपोर्ट जो 9 दिसंबर 21 को पेश हुई है, इसमें कहा गया है कि 78% इसका बजट सिर्फ एडवर्टिजमेंट पे खर्च हुआ है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए फंक्शनल बजट हम किस तरह खर्च करेंगे, हम किस तरह इंश्योर करेंगे कि ये बजट पूरी तरह खर्च हो हमारा हेल्थ पर, मेंटल हेल्थ पर, फार्मिंग पर, क्योंकि अब डबलिंग ऑफ फार्मर्स का आखिरी साल है 2022-23 जो है वो वादे के हिसाब से आखिरी साल चल रहा है। तो फार्मर्स की इनकम डबल हो, इसके लिए हम अब बहुत अपेक्षा कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं कि किसानों के सारे जो उन्होंने पेश किए हैं डिमांड्स, वो अब पूरा होगा। और अगर ये सारी बातें आवाज़ जनता की, किसानों की, महिलाओं की, एजुकेशन की, हेल्थ की और सारे इम्पोर्टेंट सेक्टर्स के अगर हमको दिखता है तो हम 100% सहयोग देंगे। हम ये देखना चाहेंगे कि सरकार जो है वो ट्रांसपेरेंट है, कहीं भी अन्याय नहीं हो रहा है, कहीं भी विपक्ष की आवाज को बंद करने की कोशिश नहीं की जा रही है। हम भी ये आशा अपेक्षा लेकर यहाँ पर आए हैं। ठीक है प्रदीप जी, जैसा डॉक्टर फौजिया खान ने भी कहा कि सहयोग देने के लिए हम तैयार हैं, और तमाम जो नीतियों की बात और अलग अलग सेक्टर को लेकर उन्होंने जो अपनी उम्मीदें बताई हैं वो भी है। और सत्र हम जानते हैं वित्तीय और आर्थिक लिहाज से भी काफ़ी अहम है, लेकिन इस बीच हम ये भी जान रहे हैं कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हैं, और राजनीति और संसद को अलग रखना और जो तस्वीरें हमें देखने को मिलती हैं अमूमन इस दौरान, ये मिला के आपको क्या लग रहा है कि क्या उसकी छाया पड़ सकती है? मैं बार बार इसीलिए प्रोडक्टिविटी को लेकर उम्मीदों की बात कर रही हूं, क्योंकि हर बार उम्मीद जताई जाती है कि ये सत्र पहले से उत्पादकता के लिहाज में बेहतर साबित हो। नहीं प्रीति जी, देखिए डॉक्टर फौजिया खान ने जो बातें कही हैं बहुत अच्छी बातें कही। समस्या क्या हो रही है? समस्या ये हो रही है कि विपक्ष जो बात सदन से बाहर करता है वैसा आचरण सदन के अंदर नहीं। मॉनसून सत्र पूरा का पूरा जो है धुल गया, कोई काम नहीं हुआ, केवल हठधर्मिता के चलते। अगर दोनों पक्ष सहयोग करने को तैयार हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है सदन को चलाने में और उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में। सदन चलता है तो विपक्ष को ज्यादा मौका मिलता है सरकार पर हमला करने का, उसको घेरने का, उसको कटघरे में खड़ा करने का। केवल हंगामे से एक छवि बनती है कि विपक्ष सदन को चलने नहीं देना चाहता। देखिए हमारा जो संसदीय जनतंत्र है उसमें सदन चलाने की मुख्य जिम्मेदारी सरकार की, सत्ता पक्ष की होती है, लेकिन वो जिम्मेदारी तभी निभा सकती है सरकार जब विपक्ष का सहयोग मिले। तो बिना सहयोग के, क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजती है, बिना विपक्ष के सहयोग के, और मैं मानता हूं ये बात सही है कि सरकार को भी विपक्ष की मांगों के प्रति ज्यादा संवेदनशील होना चाहिए, उनके मुद्दों के प्रति ज्यादा संवेदनशील होना चाहिए, लेकिन हर चीज का एक अनुपात होता है। अगर वो चीजें अनुपात से बाहर जाती है, संसद में हंगामा भी थोड़ी मात्रा में हो तो वो बात समझ में आती है, लेकिन पूरा का पूरा सत्र चला जाए तो फिर ये सवाल उठता है कि हम क्या संसद की प्रासंगिकता पर ही सवाल उठा रहे हैं। जो बाहर बैठे लोग हैं, अब तो टेलीविजन पर प्रसारण होता है, पूरा देश देखता है, तो उनके मन में सवाल होता है कि हमने जिन लोगों को चुनकर भेजा है इस काम के लिए तो नहीं भेजा कि हंगामा करे। तो अगर हंगामा करना है तो उसके लिए सड़क है, सड़क का काम संसद में नहीं होना चाहिए। ठीक है। और ये मेरा मानना है कि जब तक आम सहमति नहीं बनेगी विपक्ष और सत्ता पक्ष में, तब तक स्थितियां बदलने वाली नहीं है। सरकारें हमने देखा बदलती रही, लेकिन स्थितियां नहीं बदली। ठीक है। जो आज विपक्ष में है वो एक समय सत्ता पक्ष में थे, तब उनकी राय दूसरी थी। जो आज सत्ता में है वो विपक्ष में थे तो उनकी राय दूसरी थी। तो कोई कॉमन ग्राउंड खोजना पड़ेगा कि ये है,
हम लक्ष्मण रेखा खींच रहे हैं, इसको हम नहीं लाएंगे। ठीक और उसका ईमानदारी से पालन हो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। सदन बहस के लिए, चर्चा के लिए, कानून पास करने के लिए बना है, हल्ला हंगामे और होड़दंग के लिए नहीं बना है। तो ठीक। जिस तरह का दृश्य हमने पिछले कुछ समय में देखा है, उम्मीद करता हूं कि अगर इस बजट सत्र में न देखने को मिले तो अच्छा है। लेकिन आपने 5 राज्यों के चुनाव की बात की, तो देखिए बिल्कुल सही बात है, राजनीति जो है उसका असर तो इस संसद सत्र पर दिखाई देगा ही। पार्टियां अपने अपने हिसाब से जो उनको चुनाव की दृष्टि से फायदेमंद हो सकते हैं मुद्दे, जो बातें हो सकती हैं, उनको उठाने की कोशिश करेगी। सरकार अपने फायदे की बातें करने की कोशिश करेगी। ठीक। तो ये बहस, ये प्रतियोगिता तो अच्छी बिल्कुल है, बिल्कुल। लेकिन प्रदीप जी, उसमें आप हमारे बहस साथ हो, चर्चा हो तो बने वो रहेंगे जरूर। 11 बजे तक। आगे भी आपका रिएक्शन लूंगी, लेकिन दोनों मेहमानों को क्योंकि जाना है, अब कार्रवाई भी शुरू होने वाली है, कुछ ही पलों के लिए हमारे साथ और है डॉक्टर फौजिया खान। जिस तरह से अभी प्रदीप जी ने भी कहा, और क्योंकि आप राज्यसभा की सदस्य हैं और राज्यसभा की उत्पादकता की जो तस्वीर हमने पिछली बार देखी, क्या हम देखेंगे कि आपने कहा कि सरकार को भी कहीं ना कहीं देखना होगा और विपक्ष को भी कहीं ना कहीं सहयोग करना होगा। बार बार चेयर की तरफ से भी कहा जाता है कि नीतियों के तहत मुद्दे उठाइए, सरकार कहती है हम हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं। तो नियम नीतियों के तहत काम होता हम कितना देखेंगे राज्यसभा में? नियम नीतियों की तरह ही काम होना चाहिए। सिर्फ एक अपेक्षा ये है, क्योंकि सरकार की ज़्यादा जिम्मेदारी होती है हाउस चलाने की, ये तो हम मान के चलते हैं, लोकतंत्र में सरकार को ही पहल करना पड़ता है। सरकार को एक जो है स्टेप पीछे जाने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर किसी मुद्दे पर विपक्ष का आग्रह है कि इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, जैसे अब पेगासस का मुद्दा, शायद हम लोग इस पर आग्रह करेंगे कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, तो इस चर्चा के लिए सरकार ने मान लेना चाहिए। अगर सरकार मान लेती है तो विपक्ष को हंगामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस वर्ज पे विपक्ष क्यों आ रहा है ये भी देखना चाहिए, क्योंकि वो पागल तो नहीं है कि अननेसेसरीली हंगामा करेगा। बात यह है कि कहीं ना कहीं सरकार को एक फैसिलिटेटर का काम करना होगा, विपक्ष को बुलाना होगा, ऑनरेबली बात करनी होगी, और वो अगर कोई मुद्दे उपस्थित करना चाहते हैं जो उनको लगता है कि इस देश में बहुत ज़रूरी है, भले ही सरकार उससे एम्बैरस हो रही हो, लेकिन उस एम्बैरसमेंट को भी फेस करना सरकार का काम है, तो उसको डिनाई नहीं करना चाहिए, ये हमारी अपेक्षा है। बिल्कुल। बहुत छोटा सा कमेंट राजेंद्र जी आप देना चाहें। और इस समय जो सीधी तस्वीरें हम देख रहे हैं संसद भवन परिसर से, हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला, इस समय उनकी एंट्री हो गई है परिसर में, और ये सीधी तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं। राजेंद्र जी, आपका क्लोजिंग कमेंट। नहीं, बात तो ठीक ही है। देखिए, बातें तो सब ठीक ही हैं, और मैं समझता हूँ कि जो भी सांसद होते हैं, चाहे राज्यसभा में चाहे लोकसभा में, इन सब बातों को जानते हैं। समस्या व्यवहार के स्तर पर आती है। हाँ। जैसे राज्यसभा की बात करें, जो पिछले सत्र में जो कुछ हुआ, वो मैं समझता हूँ किसी भी प्रकार से उचित नहीं था। सब प्रकार की मर्यादाएं तोड़ी गई और बड़ा सरल था। पिछली बार नेतृत्व को सॉरी कहकर तस्वीरें हम देख रहे हैं, क्योंकि सत्र की शुरुआत से पहले जैसे प्रधानमंत्री प्रेस से बातचीत भी करते हैं, अपना संबोधन देते हैं। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें संसद भवन परिसर से हम देख पा रहे हैं। तमाम मंत्री भी मौजूद हैं वहां, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजट सत्र से पहले अपनी बात कुछ ही पलों में सामने रखने वाले हैं। नमस्कार साथियों, आज बजट सत्र का प्रारंभ हो रहा है। मैं आप सभी का और देश भर के सभी आदरणीय सांसदों का इस बजट सत्र में स्वागत करता हूं। आज की वैश्विक परिस्थिति में भारत के लिए बहुत अवसर मौजूद है। ये बजट सत्र विश्व में सिर्फ
भारत की आर्थिक प्रगति, भारत में वैक्सीनेशन का अभियान, भारत की अपनी खोजी हुई वैक्सीन पूरी दुनिया में एक विश्वास पैदा कर रही है। इस बजट सत्र में भी हम सांसदों की बातचीतें, हम सांसदों के चर्चा के मुद्दे, खुले मन से की गई चर्चा वैश्विक प्रभाव का एक महत्वपूर्ण अवसर बन सकती है। मैं आशा करता हूं कि सभी आदरणीय सांसद, सभी राजनीतिक दल खुले मन से उत्तम चर्चा करके देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाने में, उसमें गति लाने में अवश्य मददरूप होंगे। ये बात सही है कि बार बार चुनाव के कारण सत्र भी प्रभावित होते हैं, चर्चाएं भी प्रभावित होती हैं। लेकिन मैं सभी आदरणीय सांसदों से प्रार्थना करूंगा कि चुनाव अपनी जगह पे हैं, वो चलते रहेंगे, लेकिन हम सदन में ये बजट सत्र एक प्रकार से पूरे वर्ष भर का खाका खींचता है और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस बजट सत्र को जितना ज्यादा फलदायी बनाएंगे, आने वाला पूरा वर्ष हमें नई आर्थिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए भी एक बहुत बड़ा अवसर बनेगा। मुक्त चर्चा हो, मननीय चर्चा हो, मानवीय संवेदनाओं से भरी हुई चर्चा हो, अच्छे मकसद से चर्चा हो, इसी अपेक्षा के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज से संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और सत्र के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर सभी दलों से अपील की है कि ये सत्र अपने आप में उत्पादक हो। इसके लिए हर दल का सहयोग जरूरी है। उन्होंने बोला है कि ये सत्र कहीं ना कहीं विश्व में भारत की जो आर्थिक प्रगति है, खासतौर से कोविड के दौरान जो भारत में वैक्सीनेशन अभियान हुआ है, अपनी खोजी हुई वैक्सीन है, उससे जो पूरी दुनिया में विश्वास बढ़ा है, उसे लेकर एक तस्वीर पेश करेगा प्रदीप सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, एक बार फिर प्रधानमंत्री ने सत्र शुरू होने से पहले अपील की है सभी दलों से सत्र को उत्पादक बनाने की, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बजट सत्र अपने आप में काफी अहम है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पूरे साल जो हमारी आगे राह रहने वाली है, उसे कहीं ना कहीं उसके लिए एक अवसर है कि हम इसे उत्पादक बनाएं, मानवीय चर्चा हो और जो मकसद है वो अच्छा हो चर्चा का। बिल्कुल, देखिए अब ये तो रवायत बन गई, प्रधानमंत्री हर सत्र से पहले ऐसी अपेक्षा करते हैं, लेकिन पिछले कुछ सत्र से हम देख रहे हैं कि उस पर विपक्ष का उस तरह का सहयोग या उस तरह का रिस्पांस नहीं मिलता है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अगर प्रधानमंत्री इस बात को कहते हैं कि सरकार हर मुद्दे पर सार्थक चर्चा कराने को तैयार है, तो विपक्ष को उसके अनुसार जो है मुद्दे उठाने चाहिए। हर जो भी मुद्दा उठाना है विपक्ष को, मुझे नहीं लगता कि कोई सरकार, मैं ऐसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई सरकार रोकना चाहती है। बात ये होती है कि झगड़ा इस बात पर हो जाता है कि कौन सा मुद्दा पहले, और कई बार अगर हम मानसून सत्र की बात करें या पिछले सत्र की शीतकालीन सत्र की भी बात करें, तो ऐसे मुद्दे उठाए गए जिन पर सरकार चर्चा के लिए तैयार हुई और विपक्ष उसके बाद भाग गया। तो दरअसल अगर आपकी मंशा ही चर्चा करने की ना हो, तो सरकार किसी तरह के सहयोग के बावजूद
हर तरह के सहयोग के बावजूद कुछ नहीं कर सकती है। सरकार जो है चर्चा के लिए राजी हो सकती है, जितना समय आप चाहें उतना समय दे सकती है। उसके लिए आप जिस तरह के मुद्दे उठाने चाहे उसके लिए राजी हो सकती है। जवाब जो है मंत्री दे, सरकार की ओर से आए, इसके लिए राजी हो सकती है। लेकिन चर्चा हो तब ये सब होगा। अगर आपका मकसद जो है सिर्फ हंगामा खड़ा करना है और मुद्दे पर चर्चा करना नहीं है, क्योंकि कई मामलों में ऐसा होता है कि विपक्ष के पास दरअसल बोलने के लिए कुछ होता नहीं। जी प्रदीप जी, तो इसलिए जो है वो लगातार हंगामे का सहारा है। जी। और इस समय ये सीधी तस्वीरें हम देख रहे हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का काफिला राष्ट्रपति भवन से संसद भवन की ओर प्रस्थान कर चुका है। बढ़ने जा रहा है कि आप देख सकते हैं राष्ट्रपति के अंगरक्षक, ये अपने आप में एक अनोखी रेजिमेंट पूरी दुनिया में, और राष्ट्रपति के अंगरक्षक न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में सभी रेजिमेंटों में एक अद्भुत और विशिष्ट स्थान रखते हैं। और आपको बता दें एक बार फिर से, रेजिमेंट की कमान है कर्नल अनुप तिवारी के हाथों में, जो बुलेवू घोड़े पर सवार। इसके अलावा सेकेंड इन कमान लेफ्टिनेंट कर्नल रमाकांत यादव के हाथों में। और आपको बताएं कि राष्ट्रपति की अंगरक्षक टुकड़ी के सभी वरिष्ठ जवान अनिवार्य रूप से कम 6 फुट लंबे होते हैं। ये अंगरक्षक अपने हाथों में करीब 9 फुट लंबे भाले लिए होते हैं। इन जवानों की कदकाठी से मेल खाते हुए लगभग 5.5 हाथ ऊंचे घोड़े होते हैं। अब ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, ये एक जो लंबी मीनार है, इसे जयपुर कॉलम कहा जाता है, जयपुर स्तंभ। इसका भी अपना एक इतिहास है। जब ये वॉइसरॉय हाउस था या अब जो राष्ट्रपति भवन है, तब आज़ादी के पहले जयपुर के महाराज मेजर जनरल सवाई माधो सिंह ने इसे उपहार स्वरूप भेंट किया था। और ये जो जयपुर कॉलम आप देख रहे हैं, बेहद खूबसूरत, और ये रासीना हिल का पूरा दृश्य, मनमोहक दृश्य, राष्ट्रपति का पूरा काफिला अंगरक्षकों के साथ आगे बढ़ता हुआ। और ये बेहद ख़ास मौका है कि जब साल की शुरुआत में बजट सत्र की शुरुआत होती है तो राष्ट्रपति महोदय अभिभाषण करते हैं। और भारत के राष्ट्रपति जिनमें हमारी सभी कार्यकारी शक्तियां निहित हैं, जो सैन्य बलों के सर्वोच्च सेनापति होते हैं और संसद के तीनों अंगों में सबसे महत्वपूर्ण संस्था के तौर पे भी राष्ट्रपति महोदय होते हैं, और संयुक्त बैठक को आज संबोधित करेंगे। एक बहुत ही मनमोहक दृश्य। और आपको बताएं कि ये राष्ट्रपति के अंगरक्षक रस्मी वेशभूषा में है, लाल रंग की वेशभूषा में है, जो खास तौर पर जाड़े के समय, सर्दियों के समय में ये वेशभूषा धारण करते हैं। आमतौर पर गर्मियों में सफ़ेद कपड़े होते हैं। ये मंथर गति से चलते हुए, और इस अगर चाल की हम बात करें तो इसे एक तरह से दुल्की कहते हैं, ट्रॉक कहते हैं। आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति महोदय के कार के दाहिनी तरफ कमांडेंट होते हैं, उप कमांडेंट बाईं तरफ होते हैं। और अब ये विजय चौक की ओर बढ़ते हुए, वो विजय चौक जो एक तरह से हमारी पूरी लोकतांत्रिक यात्रा की गवाह रही है। ये भी परंपरा रही है कि कई बार हमने देखा है कि राष्ट्रपति महोदय बग्गी से भी जाते हैं संसद सत्र के लिए। 2017 में पिछली बार राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी उस वक्त के वो बग्गी से राष्ट्रपति भवन तक पहुंचे थे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें दोनों तरफ, रासीना हिल के दोनों तरफ साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक, जहां पे तमाम महत्वपूर्ण मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय मौजूद हैं, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय इस सड़क के दोनों तरफ मौजूद हैं। और ये एक विहंगम दृश्य आपके सामने। और आपको बताएं कि जो आज का कार्यक्रम है, राष्ट्रपति महोदय का अभिभाषण, संविधान के अनुच्छेद 87 में ऐसी 2 तरह की स्थितियों का वर्णन किया गया है जब राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया जाता है। और
इसमें प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत होती है, तब निचले सदन की पहली बैठक होती है, तब राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा लोकसभा दोनों को संबोधित करने की परंपरा है। और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में भी राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों को संबोधित करते हैं। और एक तरह से राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार की नीतिगत प्राथमिकताओं और आने वाले वर्ष की योजनाओं को अनिवार्य रूप से उसका उल्लेख होता है। अभिभाषण सरकार के एजेंडे और दिशा का व्यापक फ्रेमवर्क प्रदान करते हैं। तो एक समृद्ध परंपरा, एक समृद्ध विरासत की परंपरा को दिखाते हुए एक विहंगम दृश्य आप देख रहे हैं दूरदर्शन के माध्यम से। रायसीना हिल की जो ढलान है उससे अब नीचे उतरते हुए इसके सामने की तरफ विजय चौक, और विजय चौक से बाईं ओर संसद भवन का मार्ग खुलता है, जहां पे आयरन गेट 7 से राष्ट्रपति महोदय संसद भवन परिसर में प्रवेश करते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि जो अंगरक्षक हैं वो बिल्कुल मंथर गति से, बिल्कुल सधे कदमों से विजय चौक की ओर बढ़ रहे हैं। और राष्ट्रपति के अंगरक्षकों की बात की जाए तो एक समृद्धशाली इतिहास, ये रेजिमेंट का एक अपना इतिहास रहा है। और इस वक्त अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो सेरेमोनियल जो अंगरक्षक हैं वो 2 भागों में मुख्य तौर पर बटे हुए हैं। राष्ट्रपति के आगे चलने वाली टुकड़ी का नेतृत्व रफेल घोड़े पर सवार रिसालदार मेजर दिलबाग सिंह कर रहे हैं, और भूरे घोड़े पर घोड़े पर सवार बिगुल बादक राष्ट्रपति महोदय के पीछे की तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं। रेजिमेंटल कलर लेकर चल रही टुकड़ी की अगुवाई एरियन घोड़े पर सवार रिसालदार लखविंदर सिंह कर रहे हैं। पीछे चल रही टुकड़ी की कमान घोड़े गब्बर पर सवार रिसालदार राजेश पुनिया कर रहे हैं। और सर्दियों के दौरान पारंपरिक वर्दी और साज सज्जा में नीले और सुनहरे रंग की इस तरह की तमाम रंगों का उसमें शुमार होता है। लाल कोट कमरबंद के साथ होता है, सफेद दस्ताने पहने हुए। और अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, विजय चौक पूरा काफिला पहुंच गया है और अब वहां से बाईं तरफ मुड़ते हुए संसद भवन गेट, आयरन गेट नंबर 7 की ओर रुख करते हुए अब आप देखेंगे राष्ट्रपति महोदय, उनकी जो अंगरक्षक की टुकड़ी है उनकी चाल अब बदली है। अब इस चाल को ट्रॉक कहा जाता है, एक तरह की हिंदी में अगर कहें तो दुल्की इसे कहा जाता है। एक तरह से इसमें सवार भी उछलता है, घोड़ा भी उछलता है। और अंगरक्षकों के हाथों में ये भाले नीचे की तरफ हैं, जो ये दिखाते हैं कि ये एक तरह की रक्षा मुद्रा है, न कि आक्रमण की मुद्रा। और एक तरह से इस स्थिति में जो एक सम्मानजनक स्थिति होती है उसे ये कहा जाता है। अब ये पूरा राष्ट्रपति महोदय का काफिला संसद परिसर में प्रवेश कर रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि कई ऐसे अवसर भी देखने को मिले हैं जब राष्ट्रपति महोदय बग्गी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज ये लिमोजिन गाड़ी आर्मर्ड प्लेटेड है। इसका मतलब ये है कि किसी भी तरह के हमले से यह सुरक्षित रहता है। राष्ट्रपति महोदय भारतीय सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति, और उनके पूरे काफिले में कई तरह के वाहन होते हैं जो उसका हिस्सा होते हैं, हर आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार। और ये भव्य संसद भवन और उनका पूरा काफिला संसद भवन में पहुंचता हुआ। संसद भवन पहुंचने के बाद राष्ट्रपति महोदय को एक बार फिर से सलामी दी जाएगी। उनके अंगरक्षक राष्ट्रीय सैल्यूट मध्य देश की कमान देंगे और एक बार फिर से उनको सलामी दी जाएगी, उनके अंगरक्षक। और उसके बाद राष्ट्रपति महोदय संसद भवन में प्रवेश करेंगे, जहां उनका स्वागत तमाम गणमान्य लोग करेंगे और उसके बाद केंद्रीय कक्ष की ओर रवाना हो जाएंगे। और उसके बाद राष्ट्रपति महोदय संसद भवन में प्रवेश करेंगे, जहां उनका स्वागत तमाम गणमान्य लोग करेंगे और उसके बाद केंद्रीय कक्ष की ओर रवाना हो जाएंगे।
और उसके बाद राष्ट्रपति महोदय संसद भवन में प्रवेश करेंगे, जहां उनका स्वागत तमाम गणमान्य लोग करेंगे और उसके बाद केंद्रीय कक्ष की ओर रवाना हो जाएंगे। और उसके बाद राष्ट्रपति महोदय संसद भवन में प्रवेश करेंगे, जहां उनका स्वागत तमाम गणमान्य लोग करेंगे और उसके बाद केंद्रीय कक्ष की ओर रवाना हो जाएंगे। और उसके बाद राष्ट्रपति महोदय संसद भवन में प्रवेश करेंगे, जहां उनका स्वागत इस समय दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। एक तरफ संसद भवन की तस्वीरें हैं और दूसरी तरफ राष्ट्रपति का काफिला जो कि संसद भवन परिसर की तरफ बढ़ रहा है। राष्ट्रपति का काफिला संसद भवन परिसर में प्रवेश करता हुआ। संसद के बजट सत्र की शुरुआत आज राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ। राष्ट्रपति अध्यक्ष सलामी देगा। राष्ट्रीय सल्यूट पदक। अब से कुछ ही पलों में राष्ट्रपति के अभिभाषण